इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे शहर में आया हूँ जिसका नाम ही मैंने यहाँ के पहली बार सुना है। कहते हैं कि जब तक आप समुद्र में उतरे नहीं तब तक आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। मैं राजकोट आया, कल मोरबी में था, आज सुरेंद्रनगर में हूँ। ये दोनों शहर मेरे लिए अनजान भी थे, शायद मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन कल मोरबी में पता चला कि एक अकेला शहर भारत सरकार को 4,000 करोड़ रुपए का सालाना जीएसटी देता है। और मोरबी में मुझे बहुत सारे नए दोस्त युवा मिले। उन्होंने बताया कि जो टाइल्स वो बनाते हैं वो दुनिया की मंडी का रेट तय करता है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि आपके यहाँ शायद कपास, आपके यहाँ जो कॉटन का भाव भी आपका शहर तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या होगा? जो लोग बहुत कुछ नहीं होते वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से अपना बखान करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और जो लोग सच में कुछ होते हैं वो सुरेंद्रनगर और मोरबी की तरह खामोशी से सिर्फ काम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक झालावाड़ एकता समिति, इस समिति के आयोजक जनाब गिरिराज जी एससी झाला साहब, जनाब विश्वास शुक्ला जी, रजनी पटेल जी, और पिछले 24 घंटे से इस मोरबी और सुरेंद्रनगर और राजकोट के बीच मेरे सारथी की हैसियत में मेरे भाई जनाब प्रतीक पांड्या जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं निजी तौर पे है ज़रा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मैं मोरबी में था, रात का कोई 1:30 बज चुका था। वहाँ के जितने भी आयोजक थे उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। कोई 1:30 से 1:45 बजे की बात होगी। कुछ कम लोग रह गए थे, 10-12 लोग थे। मैंने एक बुज़ुर्ग को वहाँ देखा और उनको देख के मेरे मन में कई तरीके के भाव थे। वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और वो बड़ी देर से मेरे पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मुझसे मिलना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं राजकोट से आया हूं और मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि मैं आपसे मिलूं। मेरे ख्याल है कि 70-75 से ज़्यादा उनकी उम्र है। बिखरे हुए से बाल, बेतरतीब कपड़े। मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि आखिर एक शख्स जीवन के इस मोड़ में, मुझ जैसे आदमी के पास न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, न मेरे पास कोई सत्ता है, न मैं किसी व्यवस्था का अंग हूँ। वो मेरे गले मिले। फिर उन्होंने बताया कि इस कोविड के दौर में उनकी श्रीमती की मृत्यु हो गई है। यहाँ तक भी ठीक था। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसमें 1100 रुपये नीचे लिखे थे। उन्होंने मेरे पैर छूने की कोशिश की, मैंने उनको पैर नहीं छूने दिया। और उसके बाद बोले कि इसको लड़ाई के लिए रखना।
मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? तो बोले मैं सिर्फ आपको सुनने आया हूँ। 2-3 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि मैं वापस राजकोट जाऊँगा। तो मुझे बहुत बेचैनी होती रही कि इस छोटे शहर में कहाँ बस मिलेगी, कैसे ये जाएंगे, किस तरह जाएंगे। लेकिन प्रतीक भाई और उनके साथियों ने उनका इंतज़ाम किया कि वो चले गए। और अभी जब मैं आपके लिए कमरे से निकल रहा था तो उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा पुष्पिन जी मैं आ गया हूँ सुरेंद्र नगर। तो मैंने कहा आप कहाँ हैं? तो बोले मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के आयोजक मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा उनको फ़ोन दे के कहिए कि अगर मुझे जाने नहीं देंगे तो पुष्पिन जी आएंगे नहीं। अब मुझे नहीं पता वो इतने बड़े हॉल में कहाँ बैठे हैं। उनका दोबारा फ़ोन आया, ये देखिए। इस समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। एक दूसरी मुझे अनुभूति खाने के समय हुई, क्योंकि हम जिस शहर में से आए हैं, जहां हमने अपना जीवन का कैरियर शुरू किया, वहां तो जो कुछ नहीं होता है वो सब कुछ अपने आप को बताता है। बड़ी बड़ी शेखी होती है, हर छोटी सी बात को इतना लंबा खींच खींच के बताते हैं, लगते हैं कि दुनिया के सबसे महान आदमी यही हैं। लेकिन मुझे यहाँ की एक और बात पता चली लंच के समय कि आपके शहर में एक साहब मेरे बराबर में खाना खा रहे थे। बातचीत करते रहे वो, और उन्होंने कहा कि मैं 6 दिसंबर 1992 को जब राष्ट्र की कार सेवा के लिए अयोध्या जाना था तो वो वहाँ कार सेवा कर रहे गए थे। तो मुझे इसमें कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि कार सेवा तो बहुत सारे लोग करने गए थे। जो दूसरी उन्होंने बात बताई वो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि हम वो लोग जो दिल्ली में बैठ के अपनी निगाह से, अपने चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं और एक राय बना लेते हैं। बोले 2012 में मैं अपने खेत में काम कर रहा था, बहुत मामूली सा किसान हूँ मैं। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा, कह रहे आपको तो राज्यसभा में भेज दिया गया है। बोले टीवी के ऊपर लाइन चल रही है। तो बोले मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? आज अप्रैल फूल मुझे बना रहे हो तुम? नहीं नहीं, बोले सच बात है ये। उन्हें यकीन ही नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद 2012 में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का फ़ोन गया उनके पास और उनसे उन्होंने कहा कि शंकर भाई, मैंने आपको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया है, आप जाकर के कागज़ में शपथ लें। ऐसे लोग, एक बार लोग गलती से पार्लियामेंट या विधानसभा क्या हो जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका अंदाज बदल जाता है। लेकिन पूरे 6 साल राज्यसभा में रहने के बाद इसमें 2 मुझे चीज़ें नज़र आती हैं कि ऐसे लोगों को भी सत्ता में बैठने वाले लोग जब पहचान लें तो समझ लीजिए कि सत्ता का मिजाज बदल रहा है। और दूसरा ये भी है कि सत्ता का नशा जिन लोगों पे नहीं चढ़ता वही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते हैं। शंकर लाल जी, मैं आपका खुश हूं आपसे मिलके कि आप जैसे लोगों को सत्ता ने पहचाना और आपकी क्या हैसियत है, आप कितने करोड़ रुपए दे सकते हैं, कितने करोड़ रुपए में राज्यसभा बिकती है, ये हम सबको पता है। लेकिन आप खेत में थे और आपको फ़ोन आया और आप 2012 में जो थे, शायद मुझे लगता है 2021 में भी वही हैं। ना आपकी कोठी बदली, ना आपकी गाड़ी बदली, ना कपड़े बदले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके शहर में बुलाया तो गया है, लेकिन कभी कभी आपकी पहचान ऐसी होती है
कि आयोजक ये भी नहीं बताते कि बोलना किस पे है। और कुछ आयोजक मुझसे कहते हैं कि हमने विषय ये रखा है, तो मैं उनसे कहता हूं विषय कुछ भी रखें, मुझे तो अजान देनी है, मैं तो दूंगा वही जो मुझे कहना है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं, इसलिए मेरी बातों में थोड़ी तलखी ज़्यादा होती है, और मैं कोई बात किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी विचारधारा, कोई बहुत बड़े आदमी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरी बात राष्ट्र हित में होनी चाहिए, उसके अलावा उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बहुत समय से ये सुनता आ रहा हूँ, व्यक्ति व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, और यहीं पे कहानी रुक जाती है। मैं कहता हूँ कि संगठन से बड़ा देश और देश से बड़ा राष्ट्र होता है। लेकिन ये इस किस्म की बातें करने वाले लोग आजकल राष्ट्र से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। उनको लगता है वही राष्ट्र है। ये बीमारी सामाजिक संगठनों को लग गई है। इसलिए सत्ताधारी या विपक्ष या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में लोग बैठने वाले, झूठ बोलना उनकी मजबूरी है। वो किसी नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना, उनसे ये उम्मीद करना कि वो सच बोलेंगे, लोकतंत्र में ये मुमकिन नहीं है। मेरी शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने सब कुछ त्याग के कहा कि हम समाज के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। आजकल वो भी बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं और छोटा मोटा नहीं बोल रहे हैं, और एक ऐसे समय में बोल रहे हैं। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं कई सौ सालों की बात कह सकूं कि जब 700-800 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध हो रहा है, तो कुछ लोग नए नए जुमलों से आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसलिए 2021 के भारत में एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। मैं कोई बात कहूं आपसे और कह के चला जाऊं, और कोई सभा में मुझसे सवाल पूछ ले और मैं कहूं नहीं पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देना, तो दोबारा ना वो पोस्ट कार्ड भेजेगा ना आपकी सभा में आएगा। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी बात भावुकता में, इमोशंस में, रिटॉरिक्स में कोई मानने को तैयार नहीं है। आज का युवा हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, ज़्यादा अपडेटेड है, और दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी है उसकी। उसे मूर्ख नहीं बना सकते आप। इसलिए आज अपनी बातों को तथ्यों पे कहें, फैक्ट के साथ कहें, फिगर के साथ कहें। सिर्फ ये न कहें कि हम ये सोचते हैं। आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी सोचिए, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो संवाद की शैली है वो हम तमाम बुजुर्गों को, घरों में माओं को, बहनों को, पिता को, नाना को, दादा को, अपनी शैली में आज के युवा से बात नहीं हो सकती। उस युवा की शैली को आपको समझना है, तब संवाद हो पाएगा। क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर की भाषा बदल चुकी है, उसकी ग्रामर बदल चुकी है। आपके भारी भारी भरकम शब्द उसकी समझ में नहीं आएंगे। आपने सत्तू खाया है, उस बेचारे ने मैगी खाई है। वो इतना लोड नहीं ले सकता कि आपके भारी भरकम को निकालेगा, सोचेगा, डिक्शनरी निकालेगा, फिर इसका शब्द ढूंढेगा। वो तो इतनी देर में चला जाएगा। उसको 2 मिनट में ही अपनी बात को समझा देना है, बस सरल शब्दों में समझा देना है। और ऐसे समझाना है कि जब आप उसको आपसे बाहर जाए, कमरे से बाहर जाए, तो 1 सेकंड के अंदर जब वो वेरीफाई करे तो उसको लगे कि मेरी ये बात सच बताई थी या ये बात झूठ बताई थी। क्योंकि चलते फिरते वो वेरीफाई करेगा। और अगर एक बार उसका आपके ऊपर यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये तथ्यों पे बात करता है, तो फिर लोग मोरबी में भी सुनने आते हैं और सुरेंद्रनगर में भी सुनने आते हैं। इसलिए मेरी बातचीत से किसी को
बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे महसूस होता नहीं है। कई करोड़ लोग हैं जो मेरी बात से नाराज हैं, और मेरी कोशिश है कि वो परमानेंट नाराज रहें मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस प्रोग्राम को आयोजकों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। और अभी विश्वास भाई ने शायद गुजराती में मुझसे ये कहा कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? ज़रा इस बात को दोबारा बोलिएगा। विश्वास भाई सुरेंद्रनगर में पुष्पेन से ये कह रहे हैं कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको एतराज़ तो नहीं है? मुझे दिल्ली में रहना है भाई। क्या चाहते हैं? कमाल के लोग भाई। पूरी दुनिया को एतराज़ नहीं है तो मुझे क्या एतराज़ होगा भाई? इसलिए सनातनी हिंदू हजारों लाखों साल पुरानी आपकी सभ्यता, आपके सरोकार, आपकी परंपराएं, आपकी आस्थाएं, एक ही बात से अपनी बात शुरू करता हूं कि जिस समाज के पास, जिस संस्कृति के पास आप सोचिए कि 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 68 नीतियां हों, 108 उपनिषद हों, वो समाज अजमेर शरीफ में एक मरे हुए आदमी की मजार पे पत्थर सर मार रहा है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए? हमने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान छोड़ करके सड़कों के किनारे, हाईवे के ऊपर जहां मजार मिल जाती है हम मन्नत मांगने बैठ जाते हैं। आपके पास वो ताकत है जो विश्व में किसी के पास है ही नहीं। आप कहां सड़कों पे सर झुका रहे हैं? एक बार उस शक्ति के सामने सर झुकाइए, दुनिया में किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सनातन के लोगों से यही कहता हूं कि एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज राष्ट्र के सामने, देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन ज्यादातर समाज में हमारे यहां लोग ये समझते हैं कि सरकार और सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ अंतिम वही है। और जो समाज ये समझता है कि सरकार, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सेना, ये सब कुछ है, अगर आप समझ लीजिए कि वो समाज जो है उसके अंदर इतनी कमजोरियां आ गई हैं कि वो ये सही नहीं समझ पा रहा कि हमसे सरकार है या सरकार से हम हैं। ये कोर्ट कचहरी हमारे लिए हैं या हम उनके लिए हैं? तो ये जो सबसे बड़ी गिरावट, क्योंकि पूरा समाज सत्ता की तरफ देखता है, समझता है कि सत्ता में बैठने वाले लोग ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें ही सब कुछ पता है। मेरा 25 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सत्ता में महामूर्ख बैठते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। इसलिए पद से बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता कि कोई बड़े पद पर बैठ गया है तो वो बड़ा विद्वान भी होगा, मैं नहीं मानता। वाल्मीकि जी के पास कोई पद नहीं था, कहीं प्रधानमंत्री नहीं थे, सेनाओं के चीफ नहीं थे वो। हमारे यहां जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, कोई उनके पास पद नहीं था, कोई सरकारी पद नहीं था। उन्होंने अपनी साधना से जो भी कुछ किया, वो कहीं कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई मंदिर के पास बैठा हुआ है, कोई किसी आश्रम में बैठा हुआ है।
लेकिन 7-8 साल के इस 800 साल के खांडकन में पुर्तगालीज आए, अंग्रेज आए, इस्लामिक आतंकवादी आए, हमने अपनी शक्ति को सबके सामने हीन माना, कम माना कि नहीं हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो दीनहीन लोग हैं। तो जिसका जो दिल चाहा उसने किया। हमको जो बौद्धिक रूप से काउंटर करना चाहिए था वो भी नहीं किया। हमारे गिरने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, इसलिए वो सिलसिला आज भी जारी है। और अभी भी शायद हम ये नहीं समझ पा रहे कि पैसे बहुत सारे कमाने से आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, अपने अंदर की कमजोरी नहीं बदल सकते हैं। अपने अंदर जो हीन भावना भरी है वो नहीं बदल सकते। और ये तो वो देश है कि जिसने कभी कपड़ों को महत्व ही नहीं दिया। हमारी संस्कृति में सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे, इसका चलन ही नहीं था। लेकिन हमने सोचा कि कपड़े पहनना, टाई लगाना, पैंट लगाना, अंग्रेजी बोलना, यही ज्ञान की अंतिम कसौटी है। इसलिए जो आया हमने ये सोच के कि ये हमसे सुपीरियर है, इसलिए उसकी सत्ता को हमने मान लिया। और चलिए मानता हूं कि 1947 से पहले बहुत कुछ होता रहा, ठीक है, उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन 1947 के बाद भी जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन लोगों ने भी आपको, पहली क्लास के बच्चे को, केजी के बच्चे को, उसकी किताब में जेंटलमैन की परिभाषा लिखी। जेंटलमैन कौन है? तो पहली क्लास या दूसरी क्लास का बच्चा जेंटलमैन किसे समझता है? क्योंकि उस वक्त तस्वीरों से पढ़ाया जाता था। तो इधर लिखा है जेंटलमैन कौन है? एक आदमी टाई लगाए हुआ है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, कैप लगाए हुआ है। अब उस 5-6 साल के बच्चे के मन में एक चित्र बना कि जेंटलमैन जो शब्द है उसकी परिभाषा यह है कि जो कोट पहनता है, जो टाई लगाता है, जो पैंट पहनता है, वही सब है, वही जेंटलमैन है। अब वो 5वीं क्लास से ये पढ़ रहा है। अब उस बच्चे को अपना पिता जो खेत में खड़ा हुआ है, जिसके पैर कीचड़ में सने हुए हैं, जिसके कंधे पे हल रखा हुआ है, वो एक धोती पहने हुआ है, वो जीवन भर उसको जेंटलमैन मानने को तैयार ही नहीं है। तो जितने भी बड़े राष्ट्र हुए हैं, जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उन सभ्यताओं ने अपने जीतने का पहला मंत्र बिना हथियारों के वो यही किया कि जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपके संस्कार हैं, सरोकार हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे हीन बताना, इंफीरियर बताना, और आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे अपनी ही उन आस्थाओं, परंपराओं, सभ्यता के प्रति एक कॉम्प्लेक्स पैदा करना। और यह काम बहुत स्लो धीरे धीरे हुआ हमारे देश में। और आज स्थिति यह है, इस भारत में जब अंग्रेज यहां से गए, उस वक्त का रिकॉर्ड यह कहता है कि उस वक्त भी हमारे यहां 80% गुरुकुल थे, 80% गुरुकुल थे। लेकिन आज घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे को सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होती। हमारे घरों में बच्चों से बात करने का रिवाज खत्म हो गया है, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शर्म आती मुझे कभी कभी, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। अब हमारे यहां लोगों को यह पता नहीं है कि कॉन्वेंट है क्या चीज, यह शब्द कहां से आया, किन हालातों में आया, और हमारा इससे क्या संबंध है, नहीं पता।
इसलिए धड़ल्ले से स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चा सरस्वती भी देख रहा है और गवर्नमेंट भी समझ में नहीं आ रहा उसकी। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का भाव क्या है, यह उसको पता नहीं है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो बताया जाता है और झूठ बोला जाता है कि 1947 को भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त, भारत की किसी लाइब्रेरी में, लोकसभा की किसी लाइब्रेरी में, किसी आर्काइव में, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में, वहां की पार्लियामेंट में, कहीं पे यह डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हमारे यहां तो लिख के पढ़ाया जाता है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर में और आजादी मिलने में, दोनों में फर्क होता है। और शब्द की महत्वता देखिए कि आपको यही बताया गया बार बार, आजादी मिली, आपने ली नहीं, आपको आजादी मिल गई। कहीं पड़ी हुई थी, छुपी हुई थी, आपने मिल गई। आपको आजादी मिली और आजादी ली, दोनों में आपके चरित्र का पता चलता है। फिर एक गाना बना, आप सोचिए, हजारों हजारों योद्धाओं, 60,000 की आजाद हिंद फौज के 26,000 जवान मारे गए, उनके वारिसों को यह सोच के क्या लगता होगा। क्योंकि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है हमारे यहां, लोगों ने गाने गाने शुरू कर दिए, गाने बन गए। एक गाना बहुत चलता है, अभी भी चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई नई बात नहीं कहनी है, जो शब्दों के अनर्थ किए हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक गाना चलता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। ये जिसने लिखा उसको 50 जूते मारने चाहिए। और पूछे कि क्यों मार रहे हो, कहना नहीं, ये नहीं बताएंगे, तुम्हें पिटना चाहिए तुम्हें। लेकिन ये चल रहा है, हमने कुछ किया नहीं, हम ढोलक बजा रहे थे और अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, और ये चल रहा है। और एक आदमी ने दे दी, बाकी सब तो जने कहां काम कर रहे थे। तो जब हम भावुकता में, इमोशंस में अपने जीवन में भी कोई निर्णय लेंगे तो गलत होगा, और राष्ट्रों के जीवन में गलत निर्णय लेंगे तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इन तमाम छोटी छोटी चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता हमारा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करके उन छोटी चीजों को छुपा जाते हैं, जिससे आपकी समस्या ठीक हो सकती है। फिर हमारे यहां एक झूठ और बोला गया, धड़ल्ले से बोला गया, कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। अब इसमें मैं तो जिस पाठशाला में पढ़ा हूं वहां तो आपको पता है, वहां तो अजान दी मैंने, नमाज पढ़ाई मैंने, कुरान पढ़ा। मुझे खुद इस बात का अभी भी समझ में नहीं आता कि जब मैं दिल्ली आया था कोई 88-89 में, तो मैं ये शब्द सुनता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये चल रहा है। अब जब सवाल पूछता हूं लोगों से, तो बड़े बड़े ज्ञानी जो सुबह से शाम ज्ञान बांटते हैं, संसद में, संसद के बाहर, भाई मैंने कहा ये धर्म सारे बराबर हैं, इसका मतलब क्या है। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे सरोकारों में धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का ट्रांसलेशन नहीं है। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, उर्दू में मजहब कहते हैं। उसका अगर कोई ट्रांसलेशन होगा तो पंथ होगा, धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमारे यहां ड्यूटी को कहते हैं, अपने दायित्व को कहते हैं। एक मां का क्या दायित्व है, एक पिता का क्या दायित्व है, राजा का क्या धर्म होगा, राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, आर्मी चीफ का अपने सैनिकों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या होना चाहिए। हर एक की ड्यूटी अलग अलग तय है। लेकिन हमने रिलीजन शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म कर लिया और फिर सारे धर्म बराबर हैं इसका ढोल बजाया। इसलिए रिलीजन क्या है और धर्म क्या है,
दो अलग अलग चीजें हैं, दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे मिला दिया और उसका व्याख्यान किया। अब धर्म को मजहब से मिलाएं अगर, तो दुनिया में जितने भी मजहब हैं, उन मजहब में उसकी कोई किताब है, चाहे 1400 साल पहले आया हो, चाहे 2000 साल पहले आया हो, वो किताब किसी ने लिखी है, उस मजहब का कोई प्रॉफिट है, उस मजहब का कोई रहनुमा है, वो पैदा भी हुआ है, वो उसकी मरने की भी डेट है। कोई ऐसा मजहब है जिसकी किताब ना हो? हर मजहब की किताब है और हर मजहब का कोई ना कोई पैगंबर है, उसका कोई प्रॉफिट है, चाहे 2000 साल पुराना हो, चाहे 1400 साल पुराना हो। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, सनातन धर्म का कौन प्रॉफिट है? सनातन कब पैदा हुआ? उसकी कोई डेट है? और प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन न पैदा हुआ है, इसलिए उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। और जो 1400 साल पैदा हुए हैं, 2000 साल, वो एक ना एक दिन मरेंगे, उनकी समाप्ति होगी। इसलिए बातचीत में गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ मत कीजिए। मजहब नाली है और धर्म समुंदर है, कोई तुलना नहीं हो सकती। अब इसमें किसी के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही जा रही है, इसमें क्या कोई ऐसी बात कही जा रही है जो किसी को बुरी लगे? और हम अपने धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते, हमारे हक में किसी ने क्या काम करा वो भी नहीं जानते, हमारे खिलाफ किसी ने क्या काम करा, एक समाज के रूप में हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जने कौन से काम में बिजी हैं। जबकि हमारे यहां सब कुछ तय है कि जीवन के सब काम करने के बाद फिर आप समाज के लिए काम करने घर से चले जाते हैं, वो वानप्रस्थ जीवन, ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ये कागजों में मिलती हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। लिहाजा हमारे यहां एक पूरी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में सब कुछ बताया गया है, हम उस पर चर्चा नहीं करते, इसलिए आज की जनरेशन को पता नहीं है, वो जानती नहीं है। और शायद हम कभी कभी इस तथाकथित मटेरियलिस्टिक दुनिया को, भोगवादी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, जबकि इस समाज में बड़े से बड़े खरबपति का नाम चंद लोग जानते होंगे, उनकी मूर्तियां कभी नहीं लगती। बहुत पैसे वालों की, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, उनकी मूर्ति देखिए कहीं। हो सकता है चंद लोग उनके पैसे के कारण चाटुकारिता में ऐसा कर दें। हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है उसी को समाज सबसे बड़ा मानता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जाति क्या थी, वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो क्षत्रिय थे क्या थे, यह समाज ने नहीं पूछा। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा ही इसीलिए गया कि एक राजा के बेटे के होने के बावजूद भी अगर उन्हें जाने का आदेश दिया गया तो वो अपने साथ बैग भर के कपड़े लत्ते नहीं लेके गए, सोना वोना लेके नहीं गए जंगल। और सनातनी हिंदू समाज वहां से भी प्रेरणा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब आपके आइडियल बिना खड़क बिना ताल वाले होते हैं तो आपकी सोच भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम राम की कहानी सुनते हैं, बड़े सारे इस देश में कथावाचक हैं। मैंने सुना है कोई 4 करोड़ लेता है पैसा कथा करने के, कोई 5 करोड़ लेता है। जो ज्यादा पैसे लेता है वही झूठ बोलता है।
फ्रॉड है। वो कथावाचक आपको, क्योंकि आपकी आस्था होती है, आप किसी का सम्मान करते हैं, अगर आप मेरा भी सम्मान थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आप भावनाओं में बह करके मेरे लिए ताली मत बजाइएगा। मेरी बात आपको तर्कों पे, तथ्यों पे ठीक लगे तो ताली बजाइएगा। मैं ताली बजवाने, आपको भावुक करने और वाहवाही करने के लिए नहीं जाता कहीं। जो ये काम करते हैं वो कितना बड़ा माया जाल रचते हैं। आपको भावुक बनाएंगे पहले तो। भगवान राम और उनके बोलने की अदा, हाई पिच, लो पिच, अंदाज, ऐसा लगेगा भगवान राम को जब जंगल जाना था तो ये वहां बैठे देख रहे थे। मिनट मिनट, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा बताएंगे। भगवान राम जब चले तो आप रोए उससे पहले अपना चेहरा रोने जैसा बना लेंगे। और वो मां दुखी थी, दशरथ जी अलग दुखी थे, जैसे सबका दुख इन्हीं को दिख रहा था, हमें नहीं पता था। और वो फिर वहां से निकले और दुखी मन से लक्ष्मण पीछे पीछे, सीता जी पीछे पीछे, और भगवान राम के पैर में छाले पड़े। सीता मैया वो छाले देख के रो रही थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भगवान राम जब वनवास गए तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, लेके गए तो तीर कमान लेके गए। उस पुरुषार्थी बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि भगवान राम गए और बाण लेके गए थे तो ये समाज बाण लेके बाहर निकलेगा तो हमारी कथा कौन सुनेगा। आपके पास हैं चीजें, सिर्फ बताना ही तो है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करनी है आपको। इसी तरीके से भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ऐसा होता, ओहो हो कमाल की लीला होती साहब। भगवान कृष्ण मुकुट लगाए हैं, नीला रंग है, गोपियों के साथ, मीरा जने क्या क्या बांसुरी बजा रहे हैं। आप उनके वो जो पूरा स्केच खींचते हैं कथा में, आपको ऐसा लगता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण जी की तस्वीर सामने आ चुकी है आपके, अब वो खुद प्रकट हो गए हैं। कोई ये नहीं बताता कि भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे, जो लीला कर रहे थे, जो खेल रहे थे, समय आने पर बांसुरी रख के उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया। ये नहीं बताते, क्योंकि सुदर्शन चक्र की बात करने में कथा सुनने कौन आएगा। फिर तो वो चला जाएगा उधर जो पड़ोस में आपके कॉलोनी है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वालों की, वो उधर चला जाएगा। इसलिए झूठ इतना, और बेचारी भोली भाली महिलाएं वो सबसे ज्यादा बेचारी जाती हैं। और कब वो महिलाएं भगवान कृष्ण की लीला राम के छाले से करते करते मौला मौला हो जाता उसमें, फिर अली अली आ जाते हैं उसमें। अब वो ये नहीं समझ पा रही कि ये अली कहां से आया, ये किसका भाई है, ये मौला कहां से आया भाई बीच में। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां से भी कुछ लेना है, गल्फ तो जाना है, तो वो उनकी भी बात कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अपने स्वार्थ में अगर समाज को कोई भी आपको गर्त में डालता है, चाहे वो देश का सबसे बड़ा नेता हो या सबसे बड़ा कोई राम कथा करने वाला हो, वो देश का और राष्ट्र का दुश्मन है। इसलिए इस किस्म की बातें करने की हमारे समाज में आदत पड़ गई है। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में अपना सब कुछ छोड़ करके इस किस्म के प्रोग्रामों को सुनने लगे हैं। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बदलाव है, यह सबसे बड़ा बदलाव है। और शायद आज सनातनी हिंदू समाज सच सुनने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए अगर 10-15 लोग
पूरे देश में सत्ताओं से, संगठनों से, पार्टियों से दूर रह करके राष्ट्र के मामले में कुछ बात कर रहे हैं। तो आज अभी कल जब मैं मोरवी में था, उसी समय जनरल जीडी बख्शी कहीं और भाषण दे रहे थे, कर्नल आर एस सिंह साहब कहीं और बैठे थे, सुशील पंडित कहीं और बैठे थे, अंकुर शर्मा कहीं और थे, ललित अंबरदार कहीं और थे। और वो किसी का लेना देना नहीं है कि कौन मंच पे नेता बैठा है, किस पार्टी का बैठा है। उनका ना, अगर मंच पे बैठे हुए पार्टी का नेता बैठा हुआ है और उस पार्टी के बारे में भी कहना है तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उनसे पद नहीं लेना, एमएलए की टिकट नहीं लेनी हमको, उनके पार्टी ऑफिस में नहीं जाना हमको। भाई, जिनको जाना है वो जाएं। इसलिए मेरे लिए पूरे बातचीत के मूल में सिर्फ राष्ट्र है। इसलिए मैं बहुत साफ कहता हूं, आपको संगठन, व्यक्ति, पार्टी के बीच में कुछ चुनना हो और यह तय करना हो कि पार्टी के गुलाम हो, संगठन के गुलाम हो, किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम हो या राष्ट्र के गुलाम हो, तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ राष्ट्र के गुलाम हो जाइए। वो बहुत बड़ा काम होगा। राष्ट्र परमानेंट है, देश टूटता रहता है। भारत बहुत बार टूटा है, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका चला गया, ये तमाम टूटता रहता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसएसआर 24 टुकड़े हो गए उसके। लेकिन एक बात है, देश होता क्या है? हम सब लोग देश को बड़ी बात समझते हैं। देश बहुत छोटी सी चीज है। हम देश के लिए कर रहे हैं, कोई देश के लिए नहीं कर रहा। देश के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम देश के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। देश में करने के लिए आपके लिए कुछ है ही नहीं। देश एक जमीन का टुकड़ा होता है जिसकी टेरिटरी निश्चित होती है। जैसे आपके भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, सबकी है। और उस देश को चलाने के लिए कि वो कैसे चलेगा, उसके लिए एक सरकार बनती है। सरकार किसी नियम कानून से चलती है, उसे आप संविधान कहते हैं। और उस देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है कि ये कोर्ट है, कोर्ट इस तरीके से चलेगी, जज साहब का अपॉइंटमेंट ऐसे होगा, ये हाई कोर्ट होगी, ये लोअर कोर्ट होगी, ये सुप्रीम कोर्ट होगी। एक व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए सरकारें आती हैं, जाती हैं, व्यवस्था बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई नई सरकार आ गई, उन्होंने कहा हाई कोर्ट बंद हो गया आज से, आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। वो सब व्यवस्था वही है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव नियमों में होता रहता है। यहां अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, देश को बचाने के लिए सेना है। तो उसमें मेरा और आपकी क्या भूमिका है? देश में आपकी क्या भूमिका है साहब? सरकार की टोटल नौकरीज देख ले, कुल मिला के 3.5 करोड़ है। तो आप सरकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आप वहां नौकरी करने गए हैं। हो सकता है कि किसी नियम से आप असहमत हो, लेकिन फिर भी जाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें खराब लगती हो, लेकिन वो व्यवस्था का हिस्सा है। वो गलत है, सही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है आपको मानना पड़ेगा। तो देश बहुत छोटी सी चीज है, उस सबसे बड़ा है राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र किसी नियम कानून से नहीं चलता। इसलिए यहां आपने जब यह प्रोग्राम शुरू किया, तो अगर यहां कोई सरकारी पद पे आदमी बैठा होता और वो संवैधानिक प्रोग्राम होता, तो आप जनगण शुरू से होता, प्रोटोकॉल तय होता। लेकिन न यहां जनगण हो रहा है और न ही कोई संवैधानिक प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसलिए यह प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो आपने कहा ये जो दीप हैं इनको प्रज्वलित करना है, ये राष्ट्र की पहचान है। इसलिए राष्ट्र न कभी टूटा है, न कभी टूट सकता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है। राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है। और समाज
जब थोड़ा लालची हो जाता है, जब लालची होता है तो कायर हो जाता है, और कायर होता है तो डरने लगता है, और जब डरने लगता है तो सत्ता अपने आप को एक्सपेंड करती है और आपके सरोकारों में, आपकी परंपराओं में, आपकी आस्थाओं में दखल देना शुरू करती है। एक कायर और डरपोक समाज अपने राष्ट्र की परंपराओं में सत्ता का दखल इसलिए बर्दाश्त करता है कि पूरे राष्ट्र की मानसिकता यह है कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार से बोल नहीं सकते, लिहाजा हम अपनी नाराजगी भी प्रकट ये सोच के करते हैं कि हमारी नाराजगी से ऐसा ना हो कि सत्ता से हमें कोई सुख मिलने वाला हो, वो ना मिले। ये एक कायर समाज की निशानी है। आप सत्ता में हैं नहीं है, यह महत्व नहीं है। इसलिए सत्ता में होंगे तब आपका समाज मजबूत होगा, यह सबसे बड़ी भूल है। अगर समाज सामूहिक रूप से शक्तिशाली है और वह जानता है कि उसकी शक्ति कहां है, उसे किसी से कोई डायरेक्शन नहीं लेना। जब जब और जिस जिस दुनिया में समाज शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, अपनी आस्थाओं, अपनी परोपकारों और अपने परंपराओं के प्रति उसका एक कमिटमेंट होता है। पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी देख लीजिए, गलत और सही की बात में छोड़ दीजिए। किसी की परंपरा गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किसी की आस्थाएं गलत हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किसी की किताब में क्या लिखा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो समाज अपनी उस आस्थाओं के प्रति सही में आस्थावान होता है, उसका कमिटमेंट होता है, यकीन मानिए, जिस समाज में अपनी सामूहिक शक्ति से अपने सरोकारों के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, अपनी संस्कृति के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, सत्ता उसकी चौखट पर 24 घंटे नाक रगड़ती है और पूछती है कि मुझे क्या करना है। उसको मालूम है कि इस समाज के एक छोटे से हिस्से को ही मुझे चुन के भेजना है, कोई और दूसरा नहीं चुनेगा। इसी समाज में से 10, 12, 15 करोड़ जो वोटर हैं वही चुनेगा। लिहाजा इतने बड़े समाज को मैं नाराज नहीं कर सकता। तो आपने अपनी सामूहिक शक्ति को इतना छीण कर लिया है, इतना कमजोर कर लिया है कि एक समाज के रूप में आप एक नहीं हैं। आपकी आस्थाएं, मंदिर में तो जाते हैं आप, होली दिवाली तो मनाते हैं आप, लेकिन समाज के अंदर आप सनातनी हिंदू नहीं हैं। आप पहले पटेल हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर ठाकुर हैं, फिर बनिया हैं, फिर यादव हैं, फिर दलित हैं, ये सब कुछ हैं, सनातनी हिंदू नहीं दिखते आप। इसलिए आपकी सामूहिक शक्ति को, जो हजारों साल पहले से थी, धीरे धीरे बाहर के लोगों ने तोड़ा, फिर आपके लोगों ने तोड़ा, और यह सिलसिला तोड़ते तोड़ते वहां पहुंच गया कि अब तक मैं यह सुनता था कि ये दलित हैं, अब उन्हें लगा कि अब क्या करें, उनका ये महादलित है, ये पिछड़े हैं, ये महापिछड़े हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं के ऊपर ही हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा लालच हम ही को है। उस लालच के कारण हम कहीं अपना पैर अड़ा के नहीं खड़े हुए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, ये नहीं होने दूंगा मैं, ये नहीं होने दूंगा मैं। अगर इस देश में 4-5 मिसालें भी ऐसी होती तो आज हमारा यह हश्र न होता कि हम दुनिया में पहले ऐसे राष्ट्र हैं। 90 करोड़ की पॉपुलेशन है आपकी। मोरवी में मैंने सुना है 4000 करोड़ का सालाना टैक्स देता है मोरवी, अकेला एक छोटा सा शहर। आप जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, कानून को भी मानते हैं, इस संविधान से असहमत होते हुए भी उसे मानते हैं, और सरकार से भीख मांग रहे हैं आप। 50 बार ऐसे मांगते हैं जैसे हम दीनहीन लोग हैं, हमें कोई हमारी झोली में कोई डाल दे। 90 करोड़ पॉपुलेशन का देश, एक सोच का देश, वो 90 करोड़ पॉपुलेशन सरकार से बार बार एक मांग कर रही है,
और ये मांग करते वक्त न उनको अपने प्रति कोई हीन भावना होती है, ना अपने ऊपर शर्म आती है, ना हंसी आती है। मुझे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है। 90 करोड़ लोग पूरी दुनिया में पहली बार मैंने देखा कि सरकार से कह रहे हैं हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह कहां सुना है आपने? आपके घर में कोई खाना बनाने वाली आए, आपके घर में कोई दूसरा काम करने वाला है, अगर वो बेचारा 10 लोगों के परिवार में कोई एक काम वाली आती है और वो ये कहती है कि देखिए मानवता के नाते मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे भी आप चीजें बराबर की दीजिए, तो समझ में आता है कि जो कम होता है वो बराबर के अधिकार की बात करता है। लेकिन यहां तो मेजॉरिटी कह रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, यानी उसको मालूम है कि जो माइनॉरिटी में है उसके पास अधिकार ज्यादा है और आप पे कम है। और अब धड़ल्ले से मांग कर रहे हैं और लोग लिखते हैं मुझे हमें ये मांग करनी चाहिए। मैंने कहा भिखारी हो क्या? इतने दिनहीन हो चुके हम, और एक नहीं, हम ये सिलसिला जारी है क्योंकि हमारे नेता चुनावी मोड में रहते हैं, सोते जागते हैं। और नेता का चुनावी मोड में रहना आवश्यक है क्योंकि उसका वो नियम है। हर खेल के नियम होते हैं, हॉकी का अलग होता है, क्रिकेट का अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है, लोकतंत्र के नियम अलग हैं। वो बेचारा अगर अपनी जीत हार के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा वो? लेकिन कितने नेता होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो 95 करोड़ जनता क्या कर रही है? इसलिए हम आपको सही बात न पता चले इसलिए दाएं बाएं इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करते रहो, और आप कभी अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान ही ना पाएं कि हमारी शक्ति क्या है, जिसके कारण आज आपके सामने एक चुनौती है। और मुझे सच बता रहा हूं, मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, जब जब सुनता हूं तो इतना दुख होता है मुझे। 25 साल की पत्रकारिता के कैरियर में मैं सोचता था कि ऐसा भी होता होगा। मैंने तो आज तक कोई मांग ऐसी नहीं सुनी है कि इस देश में जो सबसे कम हो वो कोई मांग कर रहा हो ऐसी। 90% मांगे मेजॉरिटी समाज ही कर रहा है, और यही सरकार बनाता है, यही सरकार को चलाता भी है। अभी हाल के दिनों में हमारे एक साथी हैं, युवा हैं, उनका नाम है विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो मुझसे किसी मसले पे बात करने आए। मैंने उनसे कहा भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2011 का सेंसस वो ये बताता है कि भारत में जो 30 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, और हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक, खासतौर से राष्ट्रवादी ज्यादा, भारत माता की जय, और ये कहने के बाद समझते बस हो गया, भारत माता ठीक हो गई, बस ठीक, सारी कमी दूर हो गई, भारत माता की जय। इस भारत माता की जब हम जय करते हैं तो पॉलिटिकल डायलॉग, रिटोरिक्स तो हो सकती है, लेकिन भारत माता है कहां ये बताओ मुझे पहले। किसे आप भारत माता मानते हैं? कहां है भारत माता, मुझे बताइए। आप अपने घर पे बैठ करके भारत माता की एक तस्वीर बना लेते हैं और उसे रखते हैं और भारत माता कहते हैं। कहां है भारत माता? और मान लूं कि उसमें से पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो जो भी है उसमें भी भारत माता कहां है? किस भारत माता की जय आप कर रहे हैं? कहां, किस किस क्या क्या आपका उसका कंसेप्ट क्या है? अगर ये नारा आप लगा रहे हैं तो कहना क्या चाहते हैं आप? या तो यथार्थ पता नहीं है आपको, या उसे छुपाना चाहते हैं आप, या किसी पार्टी या संगठन के एजेंट बन के आप इसको चिल्लाते हैं। नारे जोश भरते हैं, लेकिन गलत नारे आपके अंदर एक ऐसी चीज भर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि हम नारे लगा क्यों रहे हैं। इसलिए वो जो लोग बैठे हैं ना बड़े बड़े, वो भी कहते हैं लगाए रहो,
असमित पात्रा भी टीवी पे भारत माता की जय करने लगता है। 2011 का सेंसस अभी इस बार का 10 साल के बाद 21 में आएगा। मैं नहीं जानता, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, इसलिए सरकारों पर टिप्पणी नहीं करता मैं। अगर ईमानदारी से 2021 का सेंसस पास हो गया तो जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों के नीचे से। लेकिन हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। क्या है, हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, जीएसटी देंगे, कल आपकी फैक्ट्री में कोई आग लग जाएगी, आप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, कोई आपका मकान लूट लेगा, फिर कहीं और चले जाएंगे, यह सिलसिला जारी है। 2011 का सेंसस यह बताता है कि भारत के 30 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपकी गिनती एक राज्य में 2% है, एक राज्य में 3% है, एक राज्य में 7% है, एक राज्य में 9% है, एक राज्य में 24% है, एक राज्य में आप 26% हैं, लेकिन आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। 1947 में नहीं थे आप। ये 1947 से लेकर के आपने इतनी प्रोग्रेस की है, गाड़ियां खरीद ली, मकान बना लिए, छुट भैया नेता किसी छोटी छोटी असेंबली में पहुंच गए, 5 साल के बाद निकले तो करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि इस 47 से लेकर 2021 में हमने ऐसे पाप किए कि इस देश को, जिस कारणों से मजहब की बुनियाद पे ये बटा था देश, जिसका इतना बड़ा टुकड़ा हमने दिया कि बांग्लादेश की जो आबादी ट्रांसफर हुई उससे 10 गुना ज्यादा जमीन दी हमने। पाकिस्तान में जितनी आबादी रही उससे ज्यादा जमीन दी हमने, और कहा कि इस मुसीबत से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन 47 से लेकर के आपके यहां के झूठे मक्कार लोगों ने, भाईचारे की दुकान चलाने वाले मक्कार संगठनों ने यह हालत कर दी कि भारत आज अपनी ही धरती पे सनातनी हिंदू 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गया है। इसके बाद की बात आपको और आपके अंदर एक कुंठा पैदा करेगी। इसके बाद हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं, जो अलग अलग थ्योरी गढ़ रहे हैं, आजकल ज्ञान दे रहे हैं, भाईचारे का ठेका लेके घूम रहे हैं, कैसे भाईचारा होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं कि आपसे इस बात पे कोई चिंतन नहीं हो रहा है कि यार ये जो तथाकथित हम जिसे मेजॉरिटी मान करके ये भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम आजादी और 47 के बाद इतने 21 लाख लोगों के मरने के बावजूद भी मात्र 70 साल का सफर, एक राष्ट्र के रूप में 70 साल, 50 साल, 100 साल बहुत एक लम्हे के बराबर होता है, एक क्षण के बराबर होता है। हम 70 साल में हमने कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई, समाज के तौर पे कह रहा हूं, सरकारों से नहीं कह रहा मैं, कि हम फिर दोबारा से इस देश के 9 राज्यों में हम इतने अल्पसंख्यक हैं और हम उस पर विचार तो नहीं करना चाहते ना कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे के अंदर तो हमें गवर्नर बनवाने हैं, अपने टिकट देना है, वाइस चांसलर बनवाने हैं, और बाहर राष्ट्र की बात करनी है हमको। इस पे कोई चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन किस बात पे हो रहा है कि जिन राज्यों में हिंदू सनातनी 2% है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए, और हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा तो वो जो 2% लोग लक्षद्वीप में हैं उन्हें कुछ सस्ता चावल, कुछ 4-5 स्कॉलरशिप ये मिल जाएगा, बस हम इसी के लिए मरे जा रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। और 21 का सेंसस अभी आया नहीं है, 2 राज्य जाने वाले हैं आपके हाथ से। हम कह रहे हैं भारत माता की जय। ये पूछा नहीं आपने लोगों से जो भारत माता का ठेका लेके घूम रहे हैं आजकल, उनसे भी नहीं पूछते आप, नेताओं से भी नहीं पूछते आप। इसलिए मैं नेताओं को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। समाज ने क्या किया, और जो 3 करोड़ थे, तो आप क्या करते हैं कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आपके घर के सामने से आइसक्रीम का आवाज लगाए कि आइसक्रीम ले लो, और आपका बच्चा आइसक्रीम लेने की जिद करने लगे, तो आप मालूम है क्या करते हैं, अपने बच्चे की जिद को नहीं रोकते, आइसक्रीम वाले से कहते हैं तुम यहां क्यों बेच रहे हो।
हमारी हिंदुओं की हालत हो गई है। इसलिए हम एक नया तरीका निकाला है बेवकूफ बनाने का। हमने ये चर्चा ज्यादा ना हो, ये पता ना चले, क्योंकि सवाल तो हमारे ऊपर भी होगा कि समाज की ठेकेदारी तो हमारे पास थी। तो हमने क्या नया निकाला कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। तो जनसंख्या नियंत्रण आते ही जिनकी आबादी बढ़ गई है और हमारी घट के 2% और 5% रह गई है, वो तत्काल 2% हो जाएंगे। न होगा बांस न बजेगी बांस। हम ये भी समस्या सरकार से तय कराना चाहते हैं। और जो समाज आपके राष्ट्र के लिए चुनौती है, आपकी आस्थाओं परंपराओं को रौंद रहा है, चौराहे चौराहे आप मारे जा रहे हैं। कभी आप हरियाणा में मारे जा रहे हैं, कभी आप दिल्ली में मारे जा रहे हैं, कभी आप बंगाल में मारे जा रहे हैं, कभी आप असम में मारे जा रहे हैं, लेकिन हम ढोल बजा रहे हैं भाईचारे का। हम समाज के रूप में समाज को भी नहीं सच बात बताना चाहते। संजय गांधी के जमाने, इंदिरा गांधी के जमाने चला, दीवारों पे लिखा हुआ था हम दो हमारे दो। हम तो दीवार पे लिखी हुई बात को भी आत्मसात कर लेते हैं कि लिख तो दिया, अब तो मानना पड़ेगा। और हमसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया। और उनकी स्थिति क्या है? आपका नारा है हम दो हमारे दो, वो कहता है हम दो बाकी तुम गिन लो। वो तब भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा है। आपके लिए चिंता है, दो बेटे होंगे, कहां पढ़ाई करेंगे, कैसे जाएंगे, उनकी फीस कैसे आएगी। इसलिए आप और हमारा समाज टोटल मार्कशीट ओरिएंटेड हो गया है। हमारे बेटे के नंबर कितने आए? 90%, 100%। अच्छा, बाहर के फॉर्म भर दिया, फला यूनिवर्सिटी का भर दिया, किसी को सीईओ बनना है, किसी को डिजाइनर बनना है, बन रहे लोग। दुनिया में कोई राष्ट्र, जो राष्ट्र मार्कशीट ओरिएंटेड हो जाता है, मार्कशीट आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है, मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचा सकती। और अभी का मैं तो कोई दूर की एग्जाम्पल देते ही नहीं हूं। एक साहब के साथ मार्कशीट थी, वर्ल्ड बैंक की नौकरी करके आए थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्हें नौकरी तो मिली प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्र नहीं बचा पाए। बहुत ज्ञानी थे, दुनिया का ज्ञान दे डाला उन्होंने। लेकिन उसका जस्ट उल्टा भी है। जिस पे मार्कशीट नहीं है वही दिल्ली में राष्ट्र बचा रहा है इस वक्त। सिंपल बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कोई लेना देना। मैं ये कहता हूं कि अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहा है तो खुल के तारीफ तो करिए आप उसकी। वो किस जाति का है, कहां से आया है, मेरे लिए मतलब नहीं है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए इतने बुरे और संकट के दौर में अगर कोई डॉट बराबर भी, बिंदु बराबर भी, नुक्ता बराबर भी काम कर रहा है तो वो समय नहीं है कि उस पर सवाल करना शुरू करें, ये क्यों नहीं किया, इसे अभी तक नहीं किया। आपको लेटे लेटे सिर्फ यही कहना है क्या? ये जल्दी करो, अपने घर में तो काम जल्दी करा नहीं आपने, वो राष्ट्र में जल्दी कर दे सुबह से लेकर शाम तक। हमको ये पता भी नहीं है कि एक काम करने के पीछे कितना बड़ा होमवर्क करना पड़ता है। और फिर आप ऐसा पटेल खड़ा कर देते हैं जो सरदार पटेल की बेइज्जती कर रहा है, यहां चारों तरफ पोस्टर पे लगा लगा के। तो आपके यहां तो अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं। हम तो अपने ही लोग आदमियों को कमजोर करने में लगे और उससे उम्मीद भी करते हैं सब कुछ कर दे, और हमें उन संकटों का पता भी नहीं है। हम उसकी एबीसीडी भी नहीं जानते कि देश चलता कैसे है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस क्या चीज होती है। हमें हर उस चीज से मतलब है जिससे हमें फायदा होना। चावल महंगा कर दिया है, पेट्रोल 100 रुपए क्यों कर दिया, लेकिन कोविड में 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना चाहिए, वो पाकिस्तान देगा आपको। बिजली फ्री चाहिए। 70 साल में आपने एक ऐसा समाज बनाया है जो सिर्फ उन्हें फ्री चाहिए क्योंकि वो फ्री में आए हैं। हम उन मजबूरियों को समझें। जो आदमी दिल्ली में है वो कोई ऐसे समय में नहीं आया कि जब पूरे देश के अंदर लोगों को अपने
ड्यूटी और अपने कर्तव्यों का बोध था। हमारा काम हो जाना चाहिए, रेड लाइट हम क्रॉस कर लें, बाकी लोग रुके, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी। तो जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करना चाहते, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। जब आप सारे इतने सारे लोग जब ताली बजाते हैं तो आप समझते हैं क्या करते हैं? मेरे अंदर करोड़ों करोड़ों पावर का करंट बढ़ा देते हैं। और मुझे यह लगता है कि मैं जो कुछ मेरे पास है मैं और ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। इसलिए तारीफ करना सीखिए। सनातनी हिंदू समाज तारीफ करने में भी बड़ा कंजूस है। आपकी तारीफ से कोई बड़ा बनता हो तो भाई तो खूब तारीफ करिए। तारीफ करने में कुछ जाता नहीं है। भले ही उससे आपकी कभी नाराजगी भी रही हो, भले ही उसकी 100% बात से आप सहमत ना हो, लेकिन है तो हमारा। लेकिन दूसरे की तारीफ हम करेंगे, यह बीमारी हमें, क्योंकि हमें यह बताना है कि दुनिया में हम बहुत ज्यादा न्यूट्रल लोग हैं। यह बीमारी हमें कि हम अपने शत्रु से हर बात का अनुमोदन चाहते हैं, कि जब तक शत्रु उसको अनुमोदित न कर दे तब तक तो हम बड़े कहलाएंगे ही नहीं। इसलिए इरफान भाई नाराज ना हो जाएं तो तिलक नहीं लगाएंगे। लेकिन दुनिया में मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकार बहुत छोटी सी चीज है, एक डॉट बराबर नहीं। सत्ता वत्ता बहुत छोटी चीज है। जिस समाज को अपनी शक्ति का बोध हो जाए, सरकार उसके सामने नाक रगड़ती है, सुबह शाम रगड़ती है। और आपको मैं वो एहसास कराने आया हूं। ऐसा नहीं है कि आपको एहसास नहीं है। सरकारें में बैठने वाला बदला है, स्पीकर की कुर्सी का रंग नहीं बदला है। लोकसभा के अंदर सीधे हाथ पे उल्टे हाथ से कोई नियम नहीं बनाए, सरकार अभी भी सीधे हाथ पे बैठती है। एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन यह हुआ है कि जिस आदमी को आपने भेजा 15 साल की ट्रेनिंग देके, उस आदमी को, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड नहीं गया पढ़ने, क्योंकि वो चबा चबा के अंग्रेजी नहीं बोलता, वो कांटा से खाना नहीं खाता, उसे अपने शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहिए। जो भी उसे अपना शत्रु मानते हैं उनको उसे नहीं चाहिए। ये दुनिया में आपकी ताकत का, आपके आत्मसम्मान का पहला सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी। इसलिए जब उसने कहा कि नहीं, आपको मेरा दिल जीतना है, मैं आपका दिल विल नहीं जीतने आया, तो शत्रु से अनुमोदन की चिंता में वो नहीं है। शत्रु से अनुमोदन की चिंता में एक साहब शेरवानी पहनने लगे, गुलाब का फूल लगाने लगे। उनसे पीछा छूटा तो एक आए 1990 में, उन्होंने कहा मैं शेरवानी भी पहनूंगा और मुझे शत्रु के से अनुमोदन कराना है कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं। उस प्रधानमंत्री ने एक गैर इस्लामिक काम किया जो इस्लामिक दुनिया में भी नहीं होता है, लेकिन उसे शत्रु का दिल जीतना था, क्योंकि वो ये जानता था कि शत्रु मुझे लाया है, ये नहीं लाए हैं। उस आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन भारत में उस दिन की छुट्टी घोषित की, क्योंकि उसे किसी विशेष को खुश करना था। इस्लामिक वर्ल्ड में भी उनकी पैदाइश का कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती है, लेकिन हम तो मक्का से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं। और आप इसको बदलाव समझे न समझे, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते
25 साल जो मेरे जीवन में मैंने अलग अलग आयामों में काम किया, उसको जब मैं देखता हूं तो मैं उन बारीक चीजों पे ज्यादा जाता हूं जो लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं। इसलिए आज क्या अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या कितना करोड़ हमारा रिजर्व है, ये मुझे जानना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि 1995 में भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्हें मैं आधुनिक भारत में चाणक्य मानता था, वो नहीं है, जीवित नहीं है। वो पुर्तगाल गए थे। पुर्तगाल में बहुत सारे गुजराती जिनको नेहरू जी की हरकतों ने बहुत प्रताड़ित किया, वो बेचारे उस जमाने वहां भाग के बस गए। काफी सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। एक छोटा सा मंदिर बना पुर्तगाल में। भारत का प्रधानमंत्री इत्तेफाक से उस वक्त पुर्तगाल में था। तो लोगों ने, गुजरातियों ने कहा कि भाई आप आए हैं मंदिर में, वहां का पुर्तगाल का प्रेसिडेंट भी आया हुआ था, आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं भारत सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी ऐसी मजहबी और धार्मिक उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। चलिए ठीक। तो एक साहब ने मोहम्मद साहब की छुट्टी की, दूसरे को सेकुलरिज्म में उसने मंदिर का इनॉग्रेशन करने से मना कर दिया। ये तमाम वो हीन भावना से गिरफ्त लोग हैं जिन्हें 90 करोड़ छोटे लगते हैं और 25 करोड़ बड़े लगते हैं। अब कहते हैं लोग बदलाव क्या हुआ? तो जब आप ये उंगलियों पे गिनते हैं, अर्थव्यवस्था यहां थी, यहां पहुंच गई, ये हो गया, सड़क बन गई, हवाई जहाज, सड़क बनती हैं, टूटती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, चली जाती हैं। यही एयर इंडिया जिसने शुरू की थी वो सरकार ने ले ली, सरकार ने 68 साल बाद फिर वापस दे दी। ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे लिए बदलाव इस बात का नहीं है कि आज कितने लोग जूते पहनने लगे हैं, कितने लोगों के पास लैपटॉप है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि इस 10 साल के अंदर भारतीय समाज ने अपने होने का बोध उसे होने लगा है, अपने पूर्वजों का बोध होने लगा है, अपने संस्कृति का बोध होने लगा है, अपने आप पे उसे भरोसा होने लगा है। और यह भरोसा इस बात को जताता है कि अगर आपने, जो 5 साल में एक समय आता है, लोग कभी कभी मैंने सुना है कि जिस दिन वोट देने जाते हैं उस दिन भी अगर कोई नाराजगी हो जाती है सुबह से लेकर शाम तक, टमाटर वाले ने कहा हो कि सब 200 रुपए किलो टमाटर हैं, तो वोट देते वक्त वो 200 रुपए टमाटर का बदला इस बात से निकालते हैं कि इस पार्टी के एमपी को हराना है कि 200 रुपए टमाटर मुझे मिल रहा है, इस बात से बदला निकालते हैं। इसलिए अगर एक सोशल एक्टिविस्ट की तौर से देखें आप, तो भारत में इतना बड़ा बदलाव, अगर इतिहास भी पढ़ें आप और 47 के बाद की स्थिति देखें और 25 साल 5 लोकसभा चुनाव भी देखें, तो मैं समझता हूं कि यह बदलाव शायद अगले 100 साल तक नहीं हो सकता था। यह नहीं हो सकता था। और बदलाव क्या है? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन करोड़पति है, यह नहीं है। बदलाव यह है कि आपके आदमी को, यह बात अलग है, इसे दिल से मत लगाइएगा, यह आपके लिए नहीं है, यह आपसे नहीं कहता वो, ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कहता है। वो आपके लिए नहीं कहता। सबका साथ वो आपसे नहीं कह रहा, वो किसी और से कह रहा है, आपसे नहीं कह रहा। आप इसको लेकर सीरियस मत होइए, बिल्कुल मत होइए। उसने बिना लाग लपेट के, मैसेज देखिए, यह हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। और यह जब होगा जब हम सत्ता और तथाकथित हिंदू संगठनों से हट के बात करेंगे, क्योंकि हम इन चीजों को दिमाग में रख के बात करते हैं। हमारी बात से नाराज हो गए तो टिकट कट जाएगा। भाड़ में गया ऐसा टिकट यार, भाड़ में गई ऐसी लोकसभा की सदस्यता। छोटे छोटे बदलाव को देखिए। शपथ ली, ये तो शपथ आप कहेंगे सभी ने ली होगी। शपथ लेने के बाद पहली बार आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए पिछले 70 साल का। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है। 70 साल के बाद एक आदमी ने शपथ ली। उसका कन्विक्शन देखिए कि वो ये तय करके यहां से गया था
और उसे बड़े बड़े अखबार के मालिक, देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, इनमें जो बैठे हुए दलाल हैं, उन्हें उसकी चिंता ही नहीं थी, वो पढ़ता ही नहीं था। ये मैंने कहा मुझे मतलब ही नहीं यार। उसने बोले तुम जो तुम्हारा दिल चाहे लिखो यार, तुम तो वैसे भी लिख ही रहे हो दिन से। वो जब भारत का प्रधानमंत्री बना तो उसने, मालूम है पहली देश कहां गया? वो याद करके देखिए 70 सालों में जब जब भारत के प्रधानमंत्री बने होंगे तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अंकल सैम के दरबार में वॉशिंगटन पोस्ट में खड़े होंगे पीछे हाथ बांध के। ये आदमी आपको और मुझे, हर उस सनातनी को एक मैसेज दिया। उसने साफ साफ मैसेज दिया। यहां से गया नेपाल की यात्रा करने। महत्व इसका नहीं है, इस पे ताली नहीं बजानी है आपको। नेपाल गया और यात्रा की शुरुआत, सब तस्वीरें अवेलेबल हैं, आप सब देख लीजिए, मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता। और आपके अंदर वो भाव पैदा करना चाहता हूं कि अगर आपको एक ऐसा कप्तान मिला है जो इस चीज से परे है कि हार जीत क्या होगी, वो तो 5 साल के बाद देखेंगे, लेकिन अगर इस 5 साल के अंदर उसने अगर आपके अंदर से हार की मानसिकता ही समाप्त कर दी और आपको मैदान में यह सोच के उतारा कि जब भी उतरना तो सिर्फ यह सोच के उतरना कि जीत के ही लौटना है, यह भावना, इससे समाज का बदलाव, थॉट में बदलाव, सोच में बदलाव, और जब थॉट बदलेगा, सोच बदलेगी, तो आप निर्णय सही करेंगे। नेपाल गया। अब आप कहेंगे नेपाल में क्या करना था, वो तो छोटा सा देश है। उसने नेपाल इसलिए नहीं चुना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इशू था। नेपाल में जाने के बाद, एक प्रधानमंत्री के पद पे होने के बाद, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में 6 घंटे तक पूजा की। और पूजा करके जब बाहर निकला, क्योंकि मैंने कहा कि मैं उस दौर की चीजों को पास से देखता हूं, तो उसका चलना, उसके कपड़े, उसके खड़े होने का तरीका, उसके देखने का तरीका, क्योंकि इस मामले में बहुत मास्टर आदमी है वो। कैमरे में कब देखना है इधर और कब इधर नहीं देखना है, उसको मालूम है फोटो कौन सा बढ़िया आता है और ये लोग मुझे क्या देखना चाहते हैं। आप सोचिए कि जब वो निकले तो कई सारे रुद्राक्ष पड़े हुए थे और यहां बड़ा सा चंदन लगा हुआ था। लोगों में कहा कि ये देखिए भारत का प्रधानमंत्री है और मंदिर में गया। वो तो वैसे भी यहां 15 साल की ट्रेनिंग में किसी की परवाह नहीं करता था, उसने नहीं किया, लेकिन उसने आपके 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं को एक मैसेज दिया। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, शपथ लेके आया हूं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठूंगा तो मेरा धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या होगा, तब संविधान से बात होगी। मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, मैं इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं। लिहाजा मेरी आस्थाएं, मेरी परंपराएं, अगर पशुपतिनाथ मंदिर में 6 घंटे बाहर निकलेगा तो रुद्राक्ष भी होगा। तुम्हें मेरी बात, शक्ल मेरी अच्छी लगे न लगे, तुम नाराज हो, कल होते हो, अभी हो जाओ, मैं ये करूंगा। हम सब बहुत छोटे लोग हैं,